आज फिर एक कहानी, निशा की जुबानी। मैं निशा भीड़ से दूर सुकून के पलों में आपको ले जाकर इसी भीड़ के किसी किरदार से मिलवाती हूँ। आज की कहानी मेरी जाना। रात के 2 बज रहे थे। एक कार विशाल पर्वतों को चीरती घुमावदार सड़कों पर तेज गति से दौड़ रही थी। गाड़ी नरेंद्र ड्राइव कर रहा था। उसे अविनाश को नैनीताल पहुंचाने की जल्दी थी। बगल की सीट पर दवा के असर से बेहोशी की हालत में अगलेटा अविनाश। रात का गहरा सन्नाटा, सनसनाती तेज हवा, न जाने क्यों अजीब सी सिहरन दौड़ गई उसके शरीर में। जैसे ही गाड़ी मोड़ पर पहुंची, पूरी ताकत से चीख पड़ा अविनाश, रुको रुको जाना, रुको, कहाँ हो तुम? बुरी तरह से हिल गया था नरेंद्र। बड़ी मुश्किल से गाड़ी संभालकर साइड से लगाई उसने। अविनाश को पानी पिलाया। अविनाश अभी भी थर थर कांप रहा था। सांसें तेज धड़कनी सी चल रही थी उसकी। नरेंद्र समझ रहा था उसकी हालत। संभालकर गाड़ी में बिठाया। फिर गाड़ी स्टार्ट करते हुए जोर से हंसते हुए कंधा थपथपाया। बस मुश्किल से 1 घंटा और फिर मेरा मजनू यार अपनी लैला की बाहों में होगा। धीरे से मुस्कुरा दिया अविनाश। जानवी, उसका प्यार, उसकी जिंदगी, जिसे वो हमेशा जाना कहकर पुकारता। नरेंद्र, मेरी समझ में नहीं आ रहा, मेरे होश में आने से पहले ही अचानक जाना नैनीताल क्यों चली गई? ओफो अविनाश, क्या हो गया है तुझे? मैंने बताया था ना, जानवी का फ़ोन आया था मेरे पास। उसके पापा की तबीयत खराब हो गई है, इसलिए जाना पड़ा उसे। देख, तेरे पास तो मैं था, लेकिन वो वहाँ बिल्कुल अकेले थे। उसकी छोटी बहन भी विदेश में है। नरेंद्र किसी भी तरह उसे तसल्ली देने की कोशिश कर रहा था। पता है नरेंद्र, सारी सारी रात जागती रहती थी मेरे सिरहाने बैठी। ना अपनी चोट की चिंता, ना आराम करना, बस दीवानी सी आंसू बहाती। बेपनाह मोहब्बत करती है मुझसे। अविनाश अपने ही ख्यालों में खोया, बोलता बोलता शायद फिर से सोने लगा था। हाँ, मैं अच्छी तरह जानता हूँ यार। नरेंद्र किसी भी तरह उसे खुश रखना चाह रहा था। बहुत गंभीर हालत से उठा है अविनाश। एक्सीडेंट के 4 महीने बाद पूरी तरह होश में आया है, लेकिन अभी भी डॉक्टर ने बहुत एहतियात बरतने को कहा है। नैनीताल से दिल्ली जाते समय उसकी बस का एक्सीडेंट हो गया था। कई यात्री जख्मी हुए थे, लेकिन अविनाश छिटक कर सैकड़ों फीट गहरी खाई में जा गिरा था। बुरी तरह घायल हालत में उसे अस्पताल पहुंचाया गया। ईश्वर ने नई जिंदगी दी थी उसे। उस दिन भी शायद जानवी से मिलकर ही लौट रहा था, तभी तो नींद बेहोशी में भी जाना जाना बड़बड़ाता रहता है। उसे लगता है वो उसके साथ ही थी। नरेंद्र भी उसका दिल नहीं तोड़ना चाहता, इसलिए झूठ बोल दिया कि कल ही जानवी नैनीताल गई है, जबकि सच्चाई तो ये है कि वो सिर्फ एक बार उसे अस्पताल देखने आई थी। नरेंद्र ने उसे फ़ोन करके एक्सीडेंट की जानकारी दी थी और अविनाश की गंभीर हालत के बारे में भी बताया था। हाँ, फ़ोन ज़रूर करती रहती है, हालचाल पूछती है बस। नरेंद्र की समझ में ही नहीं आता कि अविनाश उसकी मोहब्बत में इस कदर पागल है, और वो लड़की, क्या उसे अस्पताल नहीं रुकना चाहिए था अविनाश के पास? सोचते सोचते नरेंद्र के दिमाग की नसें तन गई थी। ठीक 3:30 बजे गाड़ी जानवी की कोठी के पोर्च में जाकर रुकी। वो घर के नौकर दीपू के साथ बाहर लॉन में ही खड़ी थी। गाड़ी से उतरकर लगभग दौड़ सा पड़ा अविनाश उसकी ओर। अरे रे, क्या करता है यार? दौड़कर संभाला ना होता नरेंद्र ने तो गिर ही जाता। पैर में फ्रैक्चर के कारण अभी खुद को संभाल नहीं पाता, लेकिन दीवानगी ऐसी कि बस।
जाना जाना, तुम ठीक तो हो ना? क्यों चली आई तुम वहाँ से? पापा कैसे हैं? ये एक सांस में अनगिनत सवाल। हाँ अविनाश, मैं ठीक हूँ और पापा भी अस्पताल में ही हैं। बहुत ध्यान से देख रही थी जानवी अविनाश को। ये नरेंद्र है, मेरा दोस्त, मेरा भाई। मैंने तुम्हें बताया था ना, खुशी से जैसे चहक रहा था वो। मैं जानती हूँ इनको। बातें करते करते गेस्ट रूम में आ गए थे। अब तुम आराम कर लो, सुबह मिलते हैं, कहते हुए जानने को मुड़ी जानवी, तो हाथ पकड़कर रोक लिया अविनाश ने। प्लीज जाना, बैठो ना मेरे पास, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी हैं। संकोच से भर उठी वो। नरेंद्र की ओर देखकर कुछ समझाने की कोशिश की उसने अविनाश को, पर वो झट बोल उठा, अरे ये मेरा यार है, मेरा हमराज, इससे कुछ नहीं छुपा। प्लीज कुछ देर सो लो तुम। नरेंद्र जी, इनकी दवा भी। हाँ दवा देनी है। नरेंद्र ने जल्दी से बात संभाली। जानवी भी जानती थी अभी उसे आराम की ज़रूरत है। अच्छा लगा अविनाश को, कितनी चिंता है इसे मेरी। हाँ यार, दवा दे दे, सचमुच बहुत दर्द है पैर में और हाथ में भी। ठीक ही तो कह रही है, मैं भी ना उतावला हो जाता हूँ, जैसे खुद से ही शर्मा गया हो। जी जनाब, और आपके दिल के दर्द की दवा तो क्या खूब है। कहते हुए छेड़ा नरेंद्र ने, तो दोनों जोर से हंसने लगे। नरेंद्र को तो लेटते ही नींद आ गई थी। अविनाश भी लगभग बेहोशी के आलम में था। तभी तेज हवा के झोंके से पर्दे के सरकने की आवाज से चौंक गया। खिड़की के पास एक साया सा लहराता हुआ महसूस हुआ। अविनाश, सर्द फुसफुसाहट से सुनाई दी। सुन्न हो गया अविनाश का शरीर। चारों ओर घुप अंधेरा, सन्नाटे को चीरती साई साई की आवाज। अविनाश की खिड़की बंद गई। बाहर आ जाओ अविनाश। वही फुसफुसाहट। अरे ये तो जानवी की आवाज है। शायद दवा का असर है और नींद की खुमारी भी, इसीलिए डर गया वो। उठकर बाहर चला आया। जानवी झूले पर बैठी थी, सम्मोहित सा देख रहा था उसे। आज जैसे मुद्दत बाद तुम्हें देख रहा हूँ जाना। सफ़ेद शलवार कुर्ते पे रंगीन बंदीज का दुपट्टा, जैसे संगमरमर की मूर्त के गले में रंग बिरंगे फूलों का हार। कभी हुआ जा रहा था उसके प्यार में। होठों पे उंगली रखकर चुप करने का इशारा किया जानवी। ओह, धीरे से जाना की गोद में सर रखकर लेट गया, हमेशा की तरह। जाना उसके बालों को धीरे धीरे सहला रही थी। उसे बहुत सुकून मिल रहा था। लेकिन ये क्या? जाना रो रही थी और रोए ही जा रही थी। उसके सिसकियों में इतनी तड़प कि पहाड़ों में भी दरार पड़ जाए। रो पड़ा अविनाश भी। ये एक दूसरे को खो देने का डर था या खोकर पाने की खुशी, पता नहीं। बस आंसुओं के सैलाब में दो दीवाने डूबते उतराते ना जाने कब नींद की गिरफ्त में कैद हो गए। सुबह नरेंद्र ने उसे झुड़कर जगाया। अरे यार, तू भी ना इतनी सर्दी में यहाँ खुले आसमान के नीचे सो रहा है, हद है। ओहो, अब समझा मैं। आंखें घुमाते हुए शरारत से गर्दन हिलाने लगा नरेंद्र। उसकी इस हरकत पर अविनाश भी मुस्कुरा दिया। सुबह नाश्ते की मेज पर सभी हॉल में इकट्ठे ही बैठे थे। जानवी की कोई दोस्त आई हुई थी, नेहा। नाश्ता ख़त्म करते ही बोला नरेंद्र, मैं निकलता हूँ, 2-4 दिन बाद आ जाऊँगा। जानवी जी, ख्याल रखिएगा आप इसका, मैं काम ख़त्म करके जल्दी ही आ जाऊँगा।
दवाइयाँ देती रहिएगा समय से, सब लिख कर रख दिया है मैंने। और हाँ प्रभु, आप आराम अवश्य करिएगा। हाथ जोड़कर खड़ा हो गया अविनाश के सामने। सबको हंसी आ गई सिवाय जानवी के। वो बहुत चुप थी, शायद पापा की तबीयत की वजह से। चलो आज नैना देवी के मंदिर दर्शन करते हैं, फिर अस्पताल चलेंगे। अविनाश ने कहा तो चहक पड़ी नेहा, और वोटिंग भी, थोड़ी देर प्लीज। ओके, फीकी सी मुस्कुराहट से सर हिला दिया जानवी ने। गाड़ी में बैठ रहा था वो, तभी ड्राइविंग सीट की तरफ से बैठती जानवी को देखकर ठिठक गया। लॉन्ग कोट तुमने कैसे पहन लिया? बहुत चिढ़ती हो ना तुम लॉन्ग कोट से। अरे वो पापा डांटते हैं ना, सर्दी लग जाएगी। अचकचा गई वो। शुक्र है किसी का तो कहना मानती हो। बहुत खुश था आज, उसकी ज़िंदगी जो मिल गई थी उसे। मंदिर में भी भीड़ दिख रही थी। पहले वोटिंग कर लेते हैं, नेहा को बड़ी जल्दी थी। सभी किनारे खड़ी बोट में बैठ गए। आज मौसम भी बड़ा खुशगवार था। बोट झील के बीचों बीच थी। बादल जमीन पर उतर आए थे। चारों ओर धुंध ही धुंध, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ आवाज़ें ही सुनाई दे रही थी। अविनाश ने टटोलते हुए जाना का हाथ पकड़ने की कोशिश की कि तभी तेज हवा के झोंके के माने अविनाश के सीने से लिपट गई जानवी। बोट वाले लड़के के रेडियो पर उन दोनों का मनपसंद गाना बज रहा था। 100 बार जन्म लेंगे, 100 बार फना होंगे, ऐ जान वफा फिर भी हम तुम जुदा होंगे। साथ ही वो दोनों भी गुनगुना रहे थे। गूंज रहा था समय, साथ ही जाना की सिसकियाँ। ऐसा लगा विनाश को जमीन से आसमां तक पूरी कायनात खुश है उन दोनों के मिलन पर। तभी धुन छटने लगी। जानवी अपनी जगह पर अजनबी बनी ऐसी बैठी थी कि एक बार तो अविनाश को भी यकीन नहीं हुआ कि यही मेरी जाना है। बोट से उतरकर मंदिर की ओर चल दिए सब लोग। मैं प्रसाद की थाली लेकर आती हूँ, कहते हुए आगे बढ़ गई थी वो। ठीक है। भीड़ अभी भी ज़्यादा थी। अविनाश आगे बढ़कर ज़मीन पर बैठकर जूते खोलने लगा। अभी उसे दिक्कत होती थी जूते पहनने उतारने में। जानवी आगे बढ़कर जूते खोलने में मदद करने लगी। अरे नहीं जाना, मैं कर लूँगा। लेकिन उसने जूते उतारकर एक और रख दिए। कितनी अजीब है ना ये, कभी बिल्कुल अजनबी सी लगती है और कभी मेरे कितना करीब। अविनाश गौर से चेहरा देख रहा था जानवी का। जाना की आंखों में आंसू। उफ, कितनी तड़प है इन आंखों में। उसका जी चाह रहा था अकेले में बैठकर जाना से ढेर सारी बातें करे, प्यार करे। लेकिन अभी तो दर्शन करके अस्पताल जाना था। दर्शन करने की लाइन में भीड़ में फिर आगे पीछे हो गए थे। दर्शन के बाद जानवी नेहा प्रसाद की थाली वापस करने चली गई। अविनाश धीरे धीरे चल रहा था। तभी जाना उसके साथ बोली, बड़ी जल्दी आ गई तुम प्रसाद की थाली देकर। चौंक कर बोला वो, फिर जैसे खुद पर ही हंस दिया। आजकल मेरी ही चाल धीमी हो गई है। मायूस सा पैर की ओर इशारा करता हुआ बोला, अरे कोट कहाँ है तुम्हारा? नेहा से गाड़ी में रखवा दिया है। बातें करते करते घर के नज़दीक पहुंच गए थे। अरे जाना, नेहा कहाँ है? हमें तो अस्पताल जाना था ना। वो अस्पताल चली गई है पापा के पास। हम लोग रात को मिल लेंगे।
बातें करते करते कब घर पहुंच गए पता ही नहीं चला। पूरा दिन दोनों कमरे में एक साथ ढेरों बातें, कोई ओर न छोड़। तभी एकाएक संजीदा हो उठा अविनाश। बहुत सी बातें उलझन पैदा कर रही थी उसके दिलो दिमाग में। जाना, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। एक्सीडेंट के वक्त हम दोनों कार में थे ना, फिर ये सब लोग हॉस्पिटल वाले क्यों कह रहे हैं कि मैं बस एक्सीडेंट में घायल पड़ा मिला इनको? हाँ, कैसे भूल सकती हूँ वो काली रात। नम आंखों से दूर शून्य में ताकती हुई बोल रही थी वो, जैसे कुछ बहुत पुराना याद कर रही हो। कड़कड़ाती ठंड, रात का समय। तभी एकाएक तेज बारिश शुरू हो गई थी। हम कार से दिल्ली जा रहे थे पापा से अपनी शादी की बात करने। तभी एक जोरदार धमाका हुआ। शायद कोई हिमखंड या चट्टान का पत्थर सड़क पर तेज दौड़ती हमारी कार के ऊपर गिरा। गाड़ी बहुत गहरी खाई में लुढ़कती चली गई थी। मैं छटक कर कहीं झाड़ियों में जा गिरी थी और तुम कहीं बहुत नीचे किसी पेड़ की शाख में उलझी हुई थी, घायल, बेहोश। बचाओ बचाओ, कोई तो मदद करो, कोई तो बचाओ। मैं मदद के लिए चीख रही थी, लेकिन वहाँ दूर दूर तक कोई नहीं था। मैं रोती रही, चिल्लाती रही। तभी उधर से गुजरती एक बस को रोकने को मैंने गुहार लगाई, लेकिन बस का संतुलन बिगड़ गया और वो पलट गई। रेस्क्यू टीम ने बड़ी मशक्क़त के बाद तुम्हें और दूसरे कुछ यात्रियों को, जिन्हें थोड़ी बहुत चोटें आई थीं, सबको अस्पताल पहुंचाया। शायद इसी वजह से वो तुम्हें बस एक्सीडेंट। ओह, एक गहरी सांस भरी अविनाश ने। लेकिन तुम्हें तो ज़्यादा चोट नहीं आई ना? तड़प कर लिपट गई उससे जाना। उसके कंधे पर सिर रखकर रोती रही और बोलती रही, सदियों की तरह गुजरा है ये वक्त। मेरी रूह घायल जिंदगी की पनाहों में एक एक दिन की मोहलत लेकर तुम्हारे होश में आने का इंतजार कर रही थी। अब जाकर सुकून मिला है इस तड़पते दिल को। उसकी आवाज़ जैसे दूर कहीं गहरे कुएं से आती हुई लगी अविनाश को, लेकिन गहरी पीड़ा में डूबे उसके एक एक लफ्ज़ के दर्द को महसूस कर रहा था वो। उफ, कितना दर्द सहा है तुमने। अब हम जीते जी कभी अलग नहीं हो सकते। मौत जुदा करे तो करे। ऐसे ही पता नहीं कब तक अपना दर्द बांटते, प्यार के सागर में डूबते लगाते रहे, और कब उनको नींद आ गई पता नहीं। साहब चाय ले आऊं? दीपू की आवाज़ से उसकी आंख खुली। देखा रात के 8 बज गए थे। नहीं, ऐसा करो बाहर ही बैठकर पिएंगे। दीदी कहाँ है तुम्हारी? अविनाश को लगा शायद अपने कमरे में गई होगी तैयार होने। दीदी तो सुबह आपके साथ ही गई थी ना, तब से आई ही नहीं। आप भी अकेले ही आकर यहाँ सो गए। मैं आया था खाना पूछने, लेकिन आपने दरवाज़ा ही नहीं खोला। शायद सो गए थे आप। मैं सबका खाना अस्पताल में ही दे आया था। आगे की बातें सुनाई नहीं दे रही थी अविनाश को। दिमाग सुन्न हो गया था उसका। आश्चर्य से आंखों की पुतलियां फैल गईं। क्या हुआ साहब, क्या हुआ? कुछ नहीं। बौखलाया सा वो जानवी के कमरे की ओर बढ़ा। अभी ड्राइंग रूम में ही पहुंचा था कि जानवी का बैग रखा दिखा। उसमें से झांकते पेपर्स जैसे उसका ध्यान खींच रहे थे अपनी ओर। वो पुराने अखबारों की कटिंग्स देखते ही सारा ब्रह्मांड उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। उनके एक्सीडेंट की तस्वीरें, जानवी की लाश की तस्वीरें, और फिर उसी जगह पर
बस का एक्सीडेंट। धाड़ धाड़ धाड़, जैसे कोई हथौड़ा उसके सिर के ऊपर वार कर रहा हो। तभी सामने की दीवार पर पर्दे के पीछे लगी फोटो, नीचे लिखा था जानवी वैष्णवी। धुंधली आंखों से सब कुछ साफ दिखाई देने लगा था उसे। पलटकर बाहर की ओर भागा। लॉन में झूले पर बैठी थी उसकी जाना। संगमरमर की मूरत, गले में रंगीन फूलों का हार जैसा दुपट्टा। वो आगे बढ़ा, तभी पोर्च में गाड़ी आकर रुकी। सामने हूबहू वही सूरत, लॉन्ग कोट पहने, तेज कदमों से उसकी ओर बढ़ रही थी। उसके कानों में जाना की आवाज गूंज गई। मेरी बहन को देखोगे तो बस देखते ही रह जाओगे। सचमुच बहुत चक्का सा खड़ा रह गया था अविनाश। कभी जानवी को देखता, कभी सामने खड़ी वैष्णवी को। मुझे माफ कर दो अविनाश, मैं वैष्णवी हूँ, जानवी की जुड़वा बहन। हाथ जोड़े खड़ी वैष्णवी, आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे उसके। एक्सीडेंट से पहले जानवी ने मुझे फ़ोन करके बताया था कि अभी तुम शादी के लिए थोड़ा और टाइम मांग रहे हो। जानवी की बॉडी मिली, लेकिन तुम्हारा कोई अता पता नहीं था। मुझे शक हो गया था तुम पर कि कहीं तुमने ही तो जानवी को, और फूट फूट कर रो पड़ी थी वैष्णवी। सच कहती थी जानवी, तुम्हारा प्रेम सच्चा है, तुम बहुत अच्छे हो, नसीब से मिलती है ऐसी मोहब्बत। वैष्णवी के कंधे पर हाथ रखकर तसल्ली देने की कोशिश करता अविनाश दूर अंधेरे में आकाश की ओर देख रहा था, उस दिव्य ज्योति को जो तारे की तरह टिमटिमाता हुआ दूर जा रहा था। सृष्टि में विलीन हो रही थी उसकी जाना, और उसके रग रग में बस रही थी उसकी मोहब्बत। अविनाश के दिल में गहरी, कहीं बहुत गहरी, वो मिले ही थे जीती जी जुदा ना होने के लिए। जल्दी ही फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। अपना ध्यान रखना।